हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी हमारी चल रही है, थ्योरी की क्लासेस। सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी चल रही है हमारी। सेवन्थ क्लास में हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर 2, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जो भी चीजें आपको समझ में ना आती हो कमेंट में जरूर बता दें मुझे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं और जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उससे पृथ्वी के ऊपर क्या असर होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर उसके क्या इफेक्ट होता है, वो सब हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है? पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये हमारी पृथ्वी है। सबसे ऊपर जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है वो है प्रपटी, जिसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं और फिर प्रपटी भी कहते हैं। प्रपटी सबसे पतली परत होती है, जो पृथ्वी की परतें हैं उसमें प्रपटी क्या है? सबसे पतली परत है। ये लास्ट चैप्टर में भी आपको बता चुकी हूँ प्रपटी और स्थल मंडल के बारे में। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी और ठोस परत है वो है प्रपटी, और जिसे स्थल मंडल भी कहते हैं। दूसरी परत को कहते हैं हम मेंटल। ठीक है, ये प्रपटी से ज्यादा मोटी है परत, इसे हम मेंटल कहते हैं। और जो सबसे आंतरिक परत है, सबसे अंदर की परत है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोड। क्रोड जो है सबसे मोटी परत है। क्रोड में जो होता है वो लावा होते हैं, मतलब कि जो आग का लिक्विड बोल सकते हैं हम उसे, वो होता है क्रोड में। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। इससे तो आपको समझा चुकी हूँ। देखते हैं प्रपटी क्या क्या। पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं। बता चुकी हूँ कि प्रपटी क्या है? पृथ्वी की सतह के सबसे ऊपरी परत है जो बहुत ही ठोस होता है। ठोस परत को हम प्रपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। अब आपको ये देखना है कि महाद्वीप और मतलब कि समुद्र, महासागर दोनों ही हमारे पृथ्वी पे है। तो जो महाद्वीपीय संहति होती है, मान लो कि ये हमारा जमीन है और ये सागर है। ठीक है, ये सागर है, तो इतना तो यहाँ पे पानी है जमीन पे, मतलब कि ये सागर मान लो, ये हमारी जमीन है, ये स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। तो इसमें क्या है कि महाद्वीपीय जो संहति है उसमें 35 किलो, महाद्वीपीय संहति है 35 किलोमीटर। तो जो प्रपटी का भाग है वो यहाँ से जहां तक भी प्रपटी का भाग है 35 किलोमीटर है महाद्वीपीय संहति में। यानी कि महाद्वीप जो हमारा स्थल मंडल है वहां पे ये 35 किलोमीटर है। वहीं जो महासागर है, महासागर में है 5 किलोमीटर। तो महासागर से जो प्रपटी का लास्ट भाग होता है वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है? क्रोड स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ से हमारा क्रोड हो जाता है स्टार्ट। ये हमारा ये है प्रपटी है, सबसे पतली परत है प्रपटी, याद रखना है आपको। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, ये बहुत ही ठोस परत होती है जिसपे हम रहते हैं, और इसके ऊपर मिट्टी की पतली परत होती है। तो यही है जो ये महासागर, ये जो संहति है महासागर में ये 5 किलोमीटर है और महाद्वीप में ये 35 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब है महासागरीय संहति मुख्य रूप से महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है। जो ये प्रॉपर्टी है ये किस चीज से बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिनियम। बेटा ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, सीटेट में पूछ लिया जाएगा। प्रॉपर्टी की विशेषता, उसमें कई चीजें आ जाती हैं कि ये बहुत पतली होती है या ये सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है। कुछ और ऑप्शन दे देगा आपको, मतलब जो प्रॉपर्टी की क्या विशेषता नहीं है। तो सारे ऑप्शन मतलब इसमें तीन तीन तो सही देता है, एक गलत। सिलिका और एल्यूमिनियम की जगह पे कुछ और दे सकता है आपको, जैसे सिलिका एवं मैग्नीशिया दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि प्रपटी की जो परतें हैं, यानी कि स्थल मंडल की जो परत है वो किस चीज से बनी हुई है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम से, जिसे महाद्वीप भी हम बोलते हैं। महाद्वीप मतलब कि जमीन का भाग, स्थल मंडल का भाग तो वो क्या है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सीएल। ठीक है, सीएल बोलते हैं इसे, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीएल। आपको याद रखना है इसे। सी का मतलब है सिलिका और एल का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको सीएल याद करिए, ज्यादा इजी है कि प्रॉपर्टी जो है वो सीएल से बनी हुई है। अ, महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियस की बनी हुई है, इसलिए इसे सी में कहते हैं। सॉरी बेटा, ये जो है हमारा महाद्वीपीय संहति है, कि महाद्वीप जो हमारा है, महाद्वीप सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल कहते हैं। तो ये रखना है आपको याद। महासागर में की प्रॉपर्टी, ये तो महाद्वीप की प्रॉपर्टी है,
जो महाद्वीप की प्रॉपर्टी है ये हमारी किस चीज से बनी है? सिलिका एवं एल्यूमिनिया से। और महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशिया से बनी हुई है। आपको याद रखना है ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी सिलिका एवं एल्यूमिनिया की बनी हुई है, और ये वाली प्रॉपर्टी जो है जो हमारी किससे बनी है? सिलिका एवं मैग्नीशिया से। तो ये दोनों अलग अलग चीजों से बनी है। सिलिका तो दोनों में है, एक में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनिया है, और एक में क्या है? मैग्नीशिया है। खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे सीमय कहते हैं। या बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है वो उसको सीएल कहते हैं, और महासागरीय प्रॉपर्टी जो है उसे क्या कहते हैं? सीमय कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, याद करना पड़ेगा। ये तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें। प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। प्रॉपर्टी की गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर। जो सबसे कम है 35 किलोमीटर ही है प्रॉपर्टी की गहराई। और जो ये प्रॉपर्टी के नीचे जो मेंटल होता है वह 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। ठीक है, प्रॉपर्टी के नीचे होता है मेंटल जो बीच का है, और सबसे आखिर में होता है क्रोड। क्रोड की गहराई कितनी है? ये सब आपको याद करना होगा बेटा। ये नंबर की जो प्रॉपर्टी की गहराई है वो 35 है, मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है, और क्रोड की गहराई 3500 किलोमीटर है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पतली परत हमारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद क्रोड है। तो प्रॉपर्टी की गहराई 35 किलोमीटर, मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर, और क्रोड की गहराई है कितनी? 3500 किलोमीटर। ठीक है, यह मुख्यतः निकल, जो क्रोड है हमारा वो किस चीज से बना है? ये मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है, और जिसे नीफे कहते हैं। ठीक है, क्रोड किस चीज से बना है? निकल एवं लोहे की बनी होती है, इसे नीफे कहते हैं। निकल तथा फे से होता है फेरस। ठीक है, नी से होता है निकल तथा फे से होता है फेरस। ओके, कहते हैं केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। इसे नीफे कहते हैं। नीफे इसलिए कहते हैं कि नी से होता है निकल तथा फे से होता है फेरस। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रॉपर्टी, चलिए फिर से मैं एक बार समझाती हूँ। प्रॉपर्टी की जो गहराई है वो 35 किलोमीटर है, और सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है, सबसे ज्यादा ठोस होता है। प्रॉपर्टी के अंदर मेंटल है, मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है, और सबसे नीचे है क्रोड, क्रोड की गहराई है 3500 किलोमीटर। प्रॉपर्टी का जो महासागरीय सतही है वो सीमे से बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशिया से, और महाद्वीपीय सतही जो है वो सीएल से बनी हुई है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। ठीक है, एल्यूमिनिया से। और जो हमारा सबसे नीचे का भाग है क्रोड, क्रोड किस चीज से बनी हुई है? क्रोड जो है वो निकल और लोहे से बनी हुई है, तथा इसे नीफे कहते हैं। निकल तथा फे से फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय क्रोड है यानी कि यहाँ पे जो है कि आंतरिक क्रोड, इसका तापमान और दाब बहुत ज्यादा होता है, और जो लावा या फिर जो मैग्मा तैयार होता है वो यहीं पे होता है। ओके, अब है शैल एवं खनिज। शैल क्या है? शैल से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं हमारा, इससे भी क्वेश्चन आता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब है शैल क्या है? ठीक है, पृथ्वी के आयतन का केवल ये देखिए क्या है, आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ शब्द है। इग्नियस, लैटिन शब्द इग्निस, इग्निस अर्थ का अर्थ है अग्नि। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे शब्द आ जाते हैं कई बार कि इसका क्या अर्थ है। तो इग्नियस, आग्नेय शैल को ही इग्नियस बोला गया है, जो लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री लैटिन शब्द है सेडिमेंटल जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामोर्फिक, ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ठीक है, इग्नियस हो गया आग्नेय शैल, सेडिमेंट्री हो गया आप सादी शैल, और मेटामोर्फिक हो गया आपका कायांतरित शैल। ठीक है, लैटिन में इन दोनों का अलग अर्थ है, और ग्रीक में इन दोनों का इनका अलग अर्थ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम शैल और खनिज के बारे में पढ़ते हैं। शैल क्या है, खनिज क्या है? जो हमारे बेटा प्रॉपर्टी जो है वो शैलों से बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी रहती है। ये चीज मैं अभी आपको बता रही थी कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी को बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल करते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शैल की विशेषता क्या है। उसमें कई दे सकते हैं कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी शैल से बनी है, या फिर पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ की प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। ये आ सकता है पृथ्वी विभिन्न
रंग एवं आकार एवं गठन की हो सकती है, या फिर ये आ सकता है कि सेल का एक ही रंग होता है, आकार और चौथे ऑप्शन में आ सकता है कि वो सेल विभिन्न आकार एवं गठन की हो सकती है। तो याद रखिएगा, एक रंग नहीं, विभिन्न रंग और आकार एवं गठन की हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट सेल का है, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि सेल से अगर कुछ आता है तो हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक है? अब मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल होते हैं, आग्नेय जिसे इग्नियस बोला गया, सेल, अपसादी एवं कायंत्रित सेल, ठीक है? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी तथा बहिर्वेदी। मैं आपको यहीं पे बताती हूँ, क्योंकि ये पीछे हो जाएगा बहुत, यहीं पे बना के आपको बता देती हूँ मैं सेलों के बारे में। आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायंत्रित सेल। देखिए यहाँ पे है कि ये हमारा ज्वालामुखी है। आपको पता है कि जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है वो ज्वालामुखी पर्वत से निकलता है। ज्वालामुखी पर्वत बेटा वही बोलते हैं जिसके पृथ्वी के अंदर तक, जिसमें कोई होल हो, छेद हो, ठीक है? अगर हम किसी चीज को ज्यादा गर्म करते हैं, जैसे पानी को ज्यादा गर्म करेंगे, तो वो कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। वही चीज पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है उसके लिए है कि जब मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, यानी कि जो लावा है, आग का लिक्विड बोल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अगर गर्म होता है तो वो ऊपर जाता है, और कहीं से भी वो रास्ता बनाएगा, ढूंढता है कि कहीं से हमें रास्ता मिले ऊपर जाने का। तो जहां पे पृथ्वी के प्रपटी में उसे छेद दिख जाए, वहीं से वो ऊपर निकलता है। ज्वालामुखी पर्वत में छेद होते हैं, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वहां से वो बाहर निकलता है, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं आग्नेय सेल, ठीक है? इन सेल को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल। जो पृथ्वी की मेग्मा जो बाहर निकलती है उसे हम आग्नेय सेल या प्राथमिक सेल भी बोलते हैं। ये बाहर निकलकर बहुत तेजी से, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, सेल बहुत तेजी से ठंडा होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? बहिर्भेदी आग्नेय सेल, क्योंकि बाहर आके ठंडा हुआ है तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल। कुछ मैग्मा क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर से बाहर आ रहा है और ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही वो ठंडा हो गया, मतलब वो इतना गर्म नहीं है कि वो बाहर निकल सके। बाहर निकलने के लिए उसे बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, जिससे कि वो लिक्विड के रूप में बाहर आए, ऊपर उठे। तो वो ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है? और वो शेल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय शेल। याद रखिएगा, आग्नेय शेल वही है जो आग जमीन के अंदर से निकलता है और बाहर निकल के ठंडा होता है, उसे हम कहते हैं, जो मतलब सबसे पहला जो, इसीलिए उसे प्राथमिक सेल बोला गया है कि सबसे पहला जो सेल है ज्वालामुखी पर्वत से निकलते ही, उसे आग्नेय सेल बोलते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय सेल का मतलब होता है भेदी, मतलब कि जो अंदर है। अंतर्वेदी से याद रखिएगा, जो अंदर है, यानी कि जो ज्वालामुखी पर्वत के अंदर ही ठंडा हो गया हो। और बहिर्भेदी आग्नेय सेल होता है ज्वालामुखी पर्वत के बाहर निकलने, पर्वत के बाहर निकलने के बाद ठंडा हो गया हो, ठीक है? तो ये है आग्नेय सेल, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी। देखिए यहीं पे दिया गया है, प्रपटी पर इस प्रकार बने सेल को, है कि क्या है, आग के आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रपटी की इस प्रकार से बने सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल बोलते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ समझा रही थी। इसकी रचना बहुत बहुत ही महीन दानों वाली होती है। इसलिए उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ये क्वेश्चन आता है कि बेसाल्ट कौन से सेल का उदाहरण है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसाल्ट आग्नेय सेल का उदाहरण है। याद रखिएगा, जो आग्नेय सेल होता है वो बहुत ही महीन दानों वाले होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है बेटा, बहुत ही महीन दानों वाले होते हैं आग्नेय सेल। क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो आजकल ऐसे ही आते हैं कि क्या नहीं है, और उसमें कई पॉइंट दे देंगे, और एक पॉइंट बिल्कुल मिलता जुलता होगा जो नहीं होता है, ठीक है? तो आपको आग्नेय सेल का याद रखना है कि आग्नेय सेल महीन दाने वाले होते हैं, और द्रवित मैग्मा जो पृथ्वी पर आते ही ठंडा होता है उसे बहिर्वेदी आग्नेय सेल बोलते हैं। और जो आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। आपको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट सेलों से बना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि दक्कन का पठार कौन से सेल से बना है, तो बेसाल्ट सेलों से बना है, यानी कि आग्नेय सेल से बना है, ठीक है? बहिर्वेदी आग्नेय सेल से। अब यही चीज देखिए आगे कि द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस को अंतर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। ग्रेनाइट, जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट, और बहिर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है बेसाल्ट, ठीक है? अंतर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, और बहिर्वेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है बेसाल्ट। अब क्या है कि धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, जो बाहर ठंडा हुआ वो बहुत तेजी से ठंडा हुआ है, तो उसके कारण उसके जो दाने होते हैं बहुत महीन होते हैं। जो अंतर्वेदी आग्नेय सेल है वो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण इनके मतलब इनके दाने बड़े होते हैं, ठीक है?
बड़े-बड़े चट्टानों के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े-बड़े दानों के रूप में। ग्रेनाइट है अंतर्वेदी आग्नेय शेल और बेसाल्ट है अंतर्वेदी बहिर्वेदी आग्नेय शेल। ये बार-बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको इन चीज़ों को याद रहे। और इसमें कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर रखना कि जो बहुत तेज़ी से ठंडा हो रहा है वो छोटे-छोटे दानों में होता है और जो धीरे-धीरे ठंडा होता है, अगर ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ें ठंडी हो रही है तो वो धीरे-धीरे होगा तो उसके दाने बड़े होते हैं। यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय शेल के दाने बड़े होते हैं और बहिर्वेदी आग्नेय शेल के दाने छोटे होते हैं। बहिर्वेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है बेसाल्ट और अंतर्वेदी आग्नेय शेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। ओके। अब देखिए है अवसाद, यानी कि अवसादी सेल। अब क्या होता है कि ये जो आपका आग्नेय शेल है, ये बहुत तेज हवा चल रही हो, कुछ चल रहा हो, तो इससे ये इधर-उधर मतलब कि टूट के, फूट के इधर-उधर चले जाते हैं। इसका अवसाद अवसाद का मतलब क्या होता है? बचा हुआ सामान, ये होता है ना बची हुई चीज़ें। ये टूट-फूट के इधर-उधर लुढ़क के, टूट-फूट के इधर-उधर जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि सेल में परिवर्तन होता है। इसी को सेल चक्र बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। देखिए क्या है? अवसाद सेल लुढ़क कर चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इस छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है? टूटे-फूटे सेल इधर-उधर चले जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? अवसादी सेल मतलब दबकर कठोर परत बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? अवसादी सेल। और क्वेश्चन ये आता है कि जीवाश्म कौन से सेल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म हमारे अवसादी सेल में पाए जाते हैं क्योंकि अगर ये पत्थर टूट के कहीं और गया, उसके नीचे जीव दब सकते हैं कुछ। जीव दब जाते हैं और दब के मर जाते हैं या मरे हुए जीव भी उसके नीचे दब जाते हैं और उसी के अंश उसके नीचे पाया जाता है। इसलिए जीवाश्म के बारे में क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जीवाश्म कौन से सेल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म अवसादी सेल में पाए जाते हैं। अब देखिए अवसादी सेल का उदाहरण क्या है? बलुआ पत्थर, रेत, ये दोनों अवसादी सेल में बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो जीवाश्म अवसादी सेल में पाया जाता है। अब आगे है आपका कायांतरित सेल। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। ये क्वेश्चन आता है बेटा कि चिकनी मिट्टी किस चीज़ में परिवर्तित होती है और चूना पत्थर किस चीज़ में परिवर्तित होता है? तो चिकनी मिट्टी हमारी स्लेट में परिवर्तित होती है और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है। कायांतरित सेल क्या है? कायांतरित का मतलब होता है काया में परिवर्तन। ठीक है? तो कायांतरित सेल हमारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा ताप और दबाव। ये जो अवसादी सेल था इस पर बहुत ज़्यादा ताप और दबाव पड़ रहा हो, ये धीरे-धीरे दबता चला गया, बहुत ज़्यादा ताप और दबाव पड़ रहा हो, तो जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर मतलब जो चिकनी मिट्टी चूना पत्थर क्या होता है? चूना पत्थर पे बहुत ज़्यादा ताप और दबाव पड़ रहा तो वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है दब के। चिकनी मिट्टी जो है उस पर दबाव पड़ता है तो वो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा आपको चिकनी मिट्टी हमारे ये अवसादी सेल का उदाहरण है और स्लेट हमारा कायांतरित सेल का उदाहरण है। इसी तरह चूना पत्थर अवसादी सेल का उदाहरण है और संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। बेटा बहुत पहले शायद 2014 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है कि चूना पत्थर किस चीज़ का उदाहरण है? कायांतरित सेल का या अवसादी सेल का? तो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था लेकिन यही है कि चूना पत्थर कायांतरित सेल का अवसादी सेल का उदाहरण है और संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। ठीक है? तो इससे बहुत सारे सेल वाला जो ये टॉपिक है ये आप कई बार देखिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हर बार क्वेश्चन आता ही है सेलों से। तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। कायांतरित सेल भी क्या है कि काया में परिवर्तन यानी कि अपने रूप को ही बदल ले तो उसे हम कायांतरित बोलते हैं, ठीक है? तो ये कायांतरित सेल है। अब क्या होता है कायांतरित सेल भी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ताप और दबाव पड़ जाए कायांतरित सेल से तो वो क्या हो जाएगा फिर से यहाँ पे देखिए क्या है मैग्मा मैग्मा निकल के आग्नेय शेल बन गया आग्नेय से अवसाद टूटा फूटा सेल अवसाद हो गया अलग फिर अवसादी सेल फिर कायांतरित सेल और कायांतरित सेल पे भी अगर बहुत ज्यादा ताप और दबाव पड़ेगा तो फिर से वो जमीन के अंदर दबते दबते मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है इसी को पूरी प्रक्रिया को हम सेल चक्र बोलते हैं एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं सेल चक्र बोलते हैं अभी एक क्वेश्चन था 2019 का क्वेश्चन था उसमें क्या था कि कायांतरित सेल मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है ये सही है या गलत तो ये बिल्कुल सही है कि कायांतरित सेल मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है ठीक है सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है कठोर सेलों का उपयोग सड़क घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि सेलों का उपयोग किस चीज में किया जाता है तो सड़क घर एवं इमारत बनाने में कठोर सेलों का उपयोग किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं हम क्या आपको जानकर आश्चर्य नहीं होता कि किन्हीं
निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल चक्र क्या है। सेल चक्र एक मतलब कि वही है कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब देखिए, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। अब इसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि लाल बलुआ पत्थर कौन सा सेल है और संगमरमर कौन सा सेल है। ये सब मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ये जरूर आंसर बताइएगा कि लाल बलुआ पत्थर कौन सा सेल है और संगमरमर कौन सा सेल है। आप भी थोड़ा सा मेहनत करें बेटा मेरे साथ, तो आप बिल्कुल एग्जाम आपका क्लियर है। ओके, सेल चक्र क्लियर हो गया होगा अब आपका। तो ये सेल चक्र का पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है। अब देखिए क्या है, शेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि खनिज का क्या होता है, निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है खनिज का। ये क्वेश्चन भी सीधा पूछ सकता है या फिर थोड़ा घुमा के भी। तो आपको ये देखना है, कोयला, प्राकृतिक गैस में पेट्रोलियम, ये सारे खनिज हैं, ईंधन के रूप में है। ठीक है, इनका उपयोग उद्योगों औषधि एवं उर्वरक में किया जाता है। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सारे क्या है, हमारे खनिज पदार्थ ही हैं। लोहा, यूरेनियम, लोहा, सोना, ये सारे खनिज पदार्थ हैं। खनिज, कुछ खनिज बहुत ही ठोस होते हैं और कुछ खनिज क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे खनिज पदार्थ हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम। द्रवित मैग्मा से बने शेल। द्रवित मैग्मा से कौन सा सेल बनता है? आग्नेय सेल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? क्रोड है। सोना, पेट्रोलियम, कोयला किसके उदाहरण है? खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब शादी सेल में जीवाश्म पाए जाते हैं, यही क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया था बेटा सीटेट में कि सेल जिसमें जीवाश्म पाए जाते, जीवाश्म होते हैं, कौन सा सेल है? अब शादी सेल है। पृथ्वी की सबसे पतली परत। पृथ्वी की सबसे पतली परत हमारी प्रॉपर्टी है। साथ साथ मैं ये इसलिए सॉल्व कराती जा रही हूँ कि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये है, चलिए देखिए हम मिलान वाला देखते हैं मैचिंग का। क्रोड। क्रोड क्या है? पृथ्वी की सतह। बिल्कुल सही है, पृथ्वी की सतह ही है क्रोड हमारा। खनिज क्या है? सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। सिलिका एवं बुलियन से बनता है। एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। भीतरी परत होती है, स्लेट से बनता है। शेल चक्र होता है। खनिजों का एक निश्चित, इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ओके, उसके बाद शेल। शेल क्या है? सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है। बिल्कुल सही है, जो कठोर सेल होते हैं उनके सड़क और इमारत बनाने में उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित होती है। Cl सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ओके, ठीक है। सॉरी, मैंने एक गलती कर दी है। देखिए, आप क्रोड को मैंने पृथ्वी की सतह बताई है, क्रोड पृथ्वी की सतह नहीं है। क्रोड पृथ्वी की जो सतह होती है वो क्या है हमारा? पृथ्वी की सतह है प्रपटी। क्रोड क्या है? अभी यहाँ पे देखने से मुझे याद आया कि क्रोड क्या है? सबसे भीतरी परत। तो ये अगर मुझसे गलती हो रही हो तो आप जरूर मुझे बताएं कि कमेंट में भी कि ये गलत है। इसका ये होगा, क्रोड क्या है? भीतरी परत। खनिज क्या है? खनिज का इस्तेमाल किस चीज में? खनिज का तो मैं लगा चुकी हूँ। शैल क्या है? सड़क एवं इमारत बनाने में उपयोग होता है शैलों का। ओके, तो ये सारे देख चुके हो आप, मिलान करने वाला। और ये, तो ये चैप्टर भी हो गया बेटा आपका। कहीं से कुछ समझ में ना आए, कुछ चीजें क्लियर करनी हो दोबारा से, तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल समझाऊंगी आपको फिर से। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाऊंगी, उसमें ये चीजें समझाते हुए मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूंगी। तो अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चीजें आपको समझ में ना आए तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आई, ये टॉपिक मुझे फिर से समझाइए। तो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाने से पहले, वीडियो बनाते हुए सबसे पहले वो टॉपिक मैं आपको समझाऊंगी, फिर दूसरा वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अगर पसंद आए तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय।